हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब में से बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे एम्स 2024 बायोटेक एग्जाम के लिए कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें। किसी भी एमएससी बायोटेक एंट्रेंस एग्जाम्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस बड़े सजेस्टिव होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बायोटेक एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, बट कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब नहीं मिलते तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ सजेस्टिव क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का पूल लेकर आए हैं हम इस वीडियो और आने वाली सीरीज में। तो शुरू करते हैं। कैलस फॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टिश्यू इज इंड्यूस्ड बाय अ फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर। इज इट IA, 2,4-D, BAP और NAA? देखिए, जो कैलस फॉर्मेशन है इन प्लांट टिश्यू, इट इज प्राइमरीली इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और ये जो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन होते हैं, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग कैलस डेवलपमेंट। तो हमें ये देखना है कि इसमें से कौन से हम यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली 2,4-D जो है, यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये यूज किया जाता है कैलस फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये एक नोन ऑक्सिन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। A totipotent cell is capable of regeneration of shoot only, root only, complete plant और callus only। देखिए, जो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं, इनका एबिलिटी होता है टू डिफरेंशिएट इनटू द ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स नीडेड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट। जैसा कि हम जानते हैं कि कैरेट के अगर हम फाइलम रूट्स लें तो उन सेल से हम पूरा का पूरा कैरेट प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, यानी अ टोटिपोटेंट सेल इज कैपेबल ऑफ रीजनरेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Double fertilization is a fusion of a sperm nucleus with two egg cells, two polar nuclei with one sperm nucleus, two sperm nuclei with one egg cell, या one sperm nucleus with one egg cells and other with two polar nuclei। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स की बहुत बड़ी पहचान है और इसके अंदर क्या होता है, एक स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, इट फर्टिलाइज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट, जबकि दूसरा स्पर्म सेल्स जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियस से, जो कि बनाते हैं आगे जाके एंडोस्पर्म्स। और एंडोस्पर्म्स कैसे होते हैं? एंडोस्पर्म्स होते हैं आपके 3N ट्रिप्लॉइड होते हैं एंडोस्पर्म। तो यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, एक स्पर्म तो न्यूक्लियस जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करता है और दूसरा जो है वो फ्यूज करता है आपके पोलर न्यूक्लियाई से, और जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। Androgenic haploid plants can be obtained by culturing unfertilized embryo set, mature pollen grains, chromosome elimination in white crosses या फिर एंथर कल्चर विद यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर्स। देखिए, ये जो एंड्रोजेनिक जो हैप्लॉइड प्लांट्स हैं, याद करिए हैप्लॉइड प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग एंथर्स विद यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एंड्रोजेनिक इन्वॉल्व्स द स्टॉपिंग द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन्स इनटू द गैमेट्स। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इन्हीं पॉलन से हम डेवलप करते हैं हैप्लॉइड प्लांट्स को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कल्चरिंग एंथर कल्चर विद यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर। राइट? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following method of genetic transformation produces transformants? Is it viral vectors, electroporation, agrobacterium tumefaciens या फिर micro injections? Genetic transformation होती क्या है? It refers to the process of introducing exogenous genetic material into a cell. The cells that successfully take up this DNA are called transformants, while the do not, जो नहीं लेती हैं, they are called as non-transformants. यानी कि आपका एक्सटर्नल डीएनए है, लेट अस से दिस, और जब ये किसी सेल को दिया जाएगा और वो सेल अगर ये डीएनए को ले लेती है तो देन दोज विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड दोज व्हिच आर नॉट एबल टू टेक दे विल बी कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। राइट? सो ये एक टिपिकल जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती है। अब नाउ विद द गिवन वेक्टर्स हम क्या क्या कर सकते हैं? वायरल वेक्टर्स। वायरल वेक्टर्स जो होते हैं, दे आर कॉमनली यूज्ड फॉर जीन डिलीवरी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि they facilitate gene transfer by infecting cells with modified virus containing the desired genetic material। तो वायरल वेक्टर तो यूज होते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। राइट? इलेक्ट्रोपोरेशन जो होता है, दैट अप्लाइज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सेल्स, और उसकी वजह से टेम्परेरी पोर्स हो जाते हैं मेम्ब्रेन में, और इस वजह से जो डीएनए है वो एंटर कर जाता है सेल्स के अंदर, तो इसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट्स बनते हैं। माइक्रो इंजेक्शन
इसमें क्या होता है, डायरेक्टली वी इंट्रोड्यूस द डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल यूजिंग अ फाइन निडल, और इसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं। Agrobacterium tumefaciens, that also we use for the transformation in the plants. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन क्या करता है, वो अपना टीडीएनए प्लांट्स के अंदर परमानेंटली इंटीग्रेट कर देता है, और इस टीडीएनए में हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लेस इन कर सकते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है, यहां पर ये जो टी प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, इसको वो परमानेंटली शिफ्ट कर देगा किसके अंदर, प्लांट सेल्स में, और प्लांट सेल्स के अंदर हम टीआई प्लाज्मिड के थ्रू अपनी जीन्स को डाल सकते हैं। लेट अस से ये हमारी जीन्स है, तो ये परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाएगी प्लांट सेल्स में। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन बेस्ड मेथड जो है वो डाइकोट्स के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड है टू प्रोड्यूस द ट्रांसजेनिक प्लांट्स। व्हाट अबाउट अदर्स? अगर यहां पे आंसर होता ऑल ऑफ दीज, तो दैट वुड बी अ बेटर चॉइस। वायरल वेक्टर, माइक्रो इंजेक्शन, दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट्स पैदा करते हैं, बट एनिमल्स में ज्यादा पॉपुलर है। प्लांट्स के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड मेथड। तो अगर ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज मेथड्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स, बट अगर हमें इनमें से चॉइस करनी हो, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इज अ बेटर चॉइस बिकॉज दे प्रोड्यूस द स्टेबल ट्रांसफॉर्मेंट्स, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which one of the national committee look after the commercial release of genetically modified organisms? Is it GAC, BCIL, RCGM या MEC? देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो होती है ना, जिसे GEAC बोलते हैं, that is responsible for this purpose. This committee is responsible for the appraisal of activities involving large scale use of hazardous microorganisms and recombinants. जनरली ये जो कमेटी है, ये रिस्पॉन्सिबल है अप्रूवल ऑफ प्रपोजल relating to the release of genetically engineering organisms and their products into the environment, including experimental field trials. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा GEAC. The GEAC is responsible for look after the commercial release of genetically modified organisms in all respect, right? तो आगे चलते हैं। Cry1AC endotoxin Bt gene is effective against following class of insects: Dipteran, Lepidopteran, Calypteran और Hemipteran. देखिए, जो लेपिडोप्टेरन लार्वेज होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू Cry1AC एंडोटॉक्सिन, जो कि हमें किससे मिलता है, BC यानी बैसिलस thuringiensis से। ये जो Cry1AC एंडोटॉक्सिन है, ये अराउंड 130 kD का प्रोटॉक्सिन होता है, और जो कि प्रोटियोलिटिकली एक्टिवेट हो जाता है इंसेक्ट के मिडगट एंजाइम से। यानी कि जब ये क्राई प्रोटीन जाएगा आपके मिडगट में, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे, लेट्स से प्रोटीएज जो भी हैं आपके ट्रिप्सिन और पेप्सिन टाइप के, तो उनकी वजह से वो कट करेंगे इसको और कन्वर्ट कर देंगे एक प्रोटीएज रेजिस्टेंट 60 kD के प्रोटीन में। अब ये जो 60 kD का फ्रेगमेंट जो बना है 130 से, ये 60 kD का प्रोटीएज रेजिस्टेंट होता है, इसको कोई प्रोटीएज किल नहीं कर सकता, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टू डिस्ट्रक्ट द इंसेक्ट मिडगट सेल, स्पेशली लेपिडोप्टेरन। ये जो एंडोटॉक्सिन है, ये अगेंस्ट होता है ऑफ हेमिप्टेरन, बट क्वाइट इफेक्टिव होता है लेपिडोप्टेरन के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट Cry1AC endotoxin Bt gene is quite effective against lepidopteran. The most important cryoprotectant used in cryopreservation of plant germplasm in liquid nitrogen is proline, glycerol, PVP या फिर DMSO. देखिए, हमें यहाँ पे बताना है प्लांट जर्मप्लाज्म को लिक्विड नाइट्रोजन यानी क्रायो, यानी कि सब जीरो टेम्परेचर पे जो इफेक्टिव हो। जो मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड क्रायोप्रोटेक्टेंट हैं, जो कि क्रायो प्रिजर्वेशन में यूज होते हैं प्लांट जर्मप्लाज्म के, स्पेशली लिक्विड नाइट्रोजन में, वो हैं आपके कौन से, DMSO है और ग्लिसरॉल है। दोनों ही एंटी फ्रीजिंग की तरह यूज होते हैं। DMSO स्पेशली यूज होता है वाइडली एज एन क्रायोप्रोटेक्टेंट, क्यों? क्योंकि इसकी एबिलिटी होती है पेनिट्रेट करने की सेल मेम्ब्रेन को एंड प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेजेस ड्यूरिंग द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ग्लिसरॉल थोड़ा सा बायोलॉजिकल फ्रेंडली होता है, तो अगर हमें क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन को, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। ग्लिसरॉल अगर बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं तो ग्लिसरॉल प्रेफर करिए, और सेकंड चॉइस वुड बी DMSO, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर बोथ बी एंड डी शुड बी देयर। Recombination through crossing over takes place during the following stages of meiotic prophage: pachydine, diplotin, zygotine और leptotin. देखिए, as we know, prophage 1 of meiosis में क्या होता है कि जो लेप्टोटीन होता है उसमें रेप्लिकेटिव क्रोमोसोम जो होते हैं वो कंडेंस्ड होते हैं, राइट?
जबकि जाइगोटिन में साइनेप्सिस होते हैं, दोनों होमोलोगस पेयर पास पास आते हैं। जबकि बाइवेलेंट आप आराम से देख सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर आप आराम से देख सकते हैं किसके अंदर, पेचाइटिन में। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन जो होना है वो किसके अंदर होगा, आपके पेचाइटिन के अंदर, राइट। डिप्लोटीन में क्या होगा, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होंगे और आपको काइजमेटा दिखना शुरू हो जाएगा। जबकि प्रोफाज की जो 1 की एंडिंग है डाइकाइनेसिस, वो होगी आपके डाइकाइनेसिस में, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड, अमाइलोज, सेलोबायोज, ट्रीहेलोज या रेफिनोज। देखिए अमंग द गिवन ऑप्शन अमाइलोज जो है वो एक पॉलीसैकेराइड है जो आगे जाके स्टार्च बनाने में यूज होता है, एंड इट इज हैविंग ग्लूकोज यूनिट व्हिच इज कनेक्टेड बाय अल्फा 1,4 लिंकेज। ये सारी क्या है, अल्फा 1,4 लिंकेज है, राइट। आगे के अगर हम बाकी के ऑप्शंस देखें, सेलोबायोज है, ट्रीहेलोज है या रेफिनोज है, ये सब या तो ओलिगोसैकेराइड्स हैं या डाइसैकेराइड्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेलोबायोज क्या है, सेलोबायोज एक डाइसैकेराइड है जो कि बीटा 1,4 ग्लूकोज की लिंकेज से बनती है। ट्रीहेलोज जो है वो डाइसैकेराइड है जो बनती है अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। रेफिनोज ऑन द अदर हैंड ओलिगोसैकेराइड है जिसमें 3 शुगर होती हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पॉलीसैकेराइड का अकेला एग्जांपल है आपका अमाइलोज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। The most frequent used reporter gene for enrichment of transgenic cells and tissue through non-destructive bioassay is NPT2, HPT, GFP या GUS। देखिए NPT2 जीन जो होती है ना, यानी नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज 2, ये जनरली यूज होती है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर इन ट्रांसजेनिक रिसर्च, और एक्चुअली इट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक लाइक केनामाइसिन, और इसके वजह से हम जो सिलेक्शन कर पाते हैं, एनरिचमेंट कर पाते हैं ट्रांसजेनिक सेल्स एंड टिश्यूज का। तो अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखना है तो NPT2 जीन जो है वो ज्यादा बेटर है। बट एक और मेथड हो सकता है विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ रिपोर्टर जीन फॉर एनरिचिंग ट्रांसजेनिक सेल्स एंड टिश्यूज इन स्पेशली नॉन डिस्ट्रक्टिव बायोअसे, वो है कौन सा, GFP यानी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन। GFP allows researcher to visualize gene expression and monitor cellular processes without destroying the sample cell। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब करें तो करें क्या। अगर आपको प्लांट या लार्ज टिश्यूज में देखना है तो NPT2 बेटर है, बट अगर सेल्स करना है यानी एनिमल सेल्स स्पेशली, तो GFP ज्यादा बेटर है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑन दिस रिगार्ड कि हमें प्लांट सेल्स करना है, टिश्यू लेवल पे करना है, तो NP2 ले रहे हैं। अदरवाइज एनिमल सेल्स होता, एनिमल सेल कल्चर की बात होती है, GFP would have been better choice, right? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A non-reducing sugar which widely distributed in fungal is रेफिनोज, ट्रीहेलोज, सुक्रोज या फिर माल्टोज। देखिए ट्रीहेलोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और जनरली फंजाई में मिलता है एज एन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। लिंकेजेस पे अगर ध्यान दें तो लिंकेजेस कौन सी है, अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,1 क्या है, 1,1 आपके वो डिराइव्ड हाइड्रोक्सिल्स हैं जो कि आपके CHO से आए हैं, और CHO से आने की वजह से ये OH जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लॉस्ट कर गए, क्यों, दे हैव बीन कंडेंस्ड टू फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है एंड इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फंगस। So trehalose is an example which is a non-reducing and widely distributed sugar in fungus having 2 glucose unit connected with alpha 1,1 glycosidic bond। अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी हमने इसको डिस्कस किया था, राइट। If a plant cell has 2n is equal to 20, what will be the number of chromosome in its pollen grains? Is it 10, is it 20, is it 30 or is it 40? देखिए the number of chromosome in a pollen grain कितने होते हैं, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट प्लांट सेल। तो अगर प्लांट सेल में 2n कितना है, 20 है प्लांट सेल में, तो आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसके अंदर ये कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 10, हाफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, दैट मींस ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। तो कॉलम 1 में आपको कुछ ऑर्गेनेल्स दिए हुए हैं और कॉलम बी में आपको या कॉलम 2 में आपको कुछ उनकी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो लेट्स मैच। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोसोम्स, न्यूक्लियोलस एंड फाज। देखिए फाज वाला जो केस होगा इसका मतलब क्या है, वो तो होगा कनेक्ट किससे, कैप्सिड से, यानी फिफ्थ का सी, और फिफ्थ का सी किस में है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है इट इज अ साइट ऑफ राइबोसोमल RNA सिंथेसिस।
Nucleosomes are made up because of the wrapping of DNA over histones. Chloroplast, endosymbiotic theory के हिसाब से chloroplast must have come because of the insertion of cyanobacteria or symbiosis of cyanobacteria within primitive eukaryotic cells. जबकि mitochondria must have come because of the invasion of proteobacteria to a eukaryotic cell. तो फर्स्ट का होगा E, सेकंड का होगा D, थर्ड का होगा B, फोर्थ का होगा A एंड फिफ्थ का होगा C. दैट मीन्स ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर. नाउ अगेन मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको कुछ ICAR के या फिर CSIR के इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं और उनके जहां पर भी देयर इज द हेड ऑफिस और मेन प्लेस वेयर दे आर सिचुएटेड उनसे मैच करना है, विच आर प्रेजेंट इन कॉलम 2. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. आपका पहला दे रखा है DWR विच इज डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च. ICAR का इंस्टीट्यूट है और करनाल के अंदर है. तो फर्स्ट का हो गया E. फर्स्ट का E किसके अंदर है? आपके अगेन ऑप्शन डी में है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन डी. लेट्स चेक अदर्स आल्सो. आपका CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहां पर है? अगेन ICAR का इंस्टीट्यूट है और है ये कटक में, राइट. CICR दैट मींस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और ये कहां पर है? ये है आपके नागपुर में, राइट. SBI ये वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट विच इज प्रेजेंट इन कोयम्बटूर. वाइल NBPGR यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये है आपका कहां? न्यू दिल्ली में. तो इसका मतलब फर्स्ट का हो गया E, सेकंड का हो गया C, थर्ड का हो गया B एंड फोर्थ का हो गया A एंड लास्ट विच इज फिफ्थ उसका हो गया D. दैट मींस ऑप्शन D is to be correct answer. मैच द फॉलोइंग है. कॉलम 1 में डिफरेंट टाइप्स के RNA दे रखे हैं और कॉलम 2 में या तो उनके फंक्शंस या फिर उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में बात की गई है. तो लेट्स स्टार्ट. tRNA का जब भी नाम आएगा तो इसका मतलब क्या है? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होगा, यानी फर्स्ट का होगा D. फर्स्ट का D किसके अंदर है? दो ऑप्शन में, या तो B में या फिर आपके C में. लेट्स चेक फॉर अदर्स. mRNA क्या होते हैं? mRNA के अंदर होते हैं क्या? एक्सॉन्स. दे हैव इंट्रॉन्स बट आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन एक्सॉन से ये परफेक्टली फिट हो रहा है. तो सेकंड का हो गया E, यानी कि आपके B और C स्टिल कैन होल्ड्स ट्रू. Now ribosomal RNA makes the ribosomes which are required for translation process यानी कि protein synthesis. थर्ड का हो गया C, यानी option has to be the C, right? miRNA क्या होता है? माइक्रो आरएनए होते हैं और ये माइक्रो आरएनए याद करिए किस लिए यूज होते हैं? जीन साइलेंसिंग में यूज होते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, और वहां पर एक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग जीन साइलेंसिंग, और उसे क्या कहते हैं हम? डाइसर. तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? डाइसर. डबल स्टैंडर्ड आरएनए ये क्या बनाता है? रिस्क कॉम्प्लेक्स. अगेन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, वही आरएनए इंटरफेरेंस में. तो अगर आप आरएनए इंटरफेरेंस के ऑप्शंस को देखें तो आप देखेंगे siRNA में एंड miRNA में आपको डाइसर और रिस्क कॉम्प्लेक्स दिख जाएंगे. तो इसका मतलब फर्स्ट का हो गया D, सेकंड का हो गया आपका E, थर्ड का हो गया आपका C, फोर्थ का हो गया आपका A एंड फिफ्थ का हो गया B. दैट मींस ऑप्शन C हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Which of the following crops can be grown only in Rabi season in India? Rabi season क्या होता है? रबी क्रॉप्स उन क्रॉप्स को कहते हैं जो विंटर क्रॉप्स होती हैं. And these are the agricultural crops that are sown during the winter season, somewhere mid of November. And harvest कब करी जाती है? स्प्रिंग में, यानी अप्रैल और मई में इंडिया के अंदर. और ये जो क्रॉप्स होती है, दे आर थ्राइव इन कूलर क्लाइमेट्स एंड एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. वीट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रबी क्रॉप्स है इंडिया में, और जनरली इट इज सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, जैसा अभी आप देख सकते हैं. मेज, राइस एंड पेनिस्टम, जिसमें क्या आते हैं आपके ग्रास स्पीशीज लाइक पर्ल मिलेट या फॉक्सटेल, ये सब एग्जांपल हैं आपके खरीफ सीजन की क्रॉप्स के. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी. मैच द फॉलोइंग. ओके, कॉलम 1 में आपके न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं, कॉलम 2 में आपको सोर्सेज दे रखे हैं फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट. तो लेट्स मैच. आपका स्टार्च कहां मिल सकता है? स्टार्च यू विल गेट इट इन द सीरियल्स लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, जबकि फैटी एसिड यू कैन गेट इट इनटू द ग्राउंडनट्स. तो फर्स्ट का डी एंड सेकंड का ए. फर्स्ट का डी एंड सेकंड का ए, यानी ऑप्शन हैज टू बी ए.
राइट। प्रोटीन्स आपको मिलेगा छोले यानी चिकपी में, एंटीऑक्सीडेंट आपको लाइकोपीन यानी टमाटो में, एंड बीटा कैरोटीन का सोर्स है सी। सो दैट मींस ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग। ओके, आपके कॉलम 1 में देयर आर पैथोजन और पेस्ट विच आर बीइंग गिवन, जबकि आपके कॉलम 2 में जो अफेक्टेड जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो हमें उनको मैच करना है। ओके, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा वन ऑफ द पॉलीफेगस पेस्ट, जो किसको अफेक्ट करता है, कॉटन को। इंडिया में, अमेरिका में पिंक वॉलवॉर्म होता है, जबकि इंडिया के अंदर हेलिकोवर्पा जो है कॉटन का बहुत बड़ा पेस्ट है, राइट। तो फर्स्ट का हो गया ई, यानी ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट का हो गया ई। ज़ेंथोमोनास ओराइजे, यानी कि ज़ेंथोमोनास ओराइजे, ओराइजे वर्ड आ रहा है तो राइस होना ही होना है। टिलेलिटा फोइटिडा, टिलेटा फोइटिडा जो होता है वो होता है आपका वीट का पेस्ट, जबकि एशोशाइटा राबी ये होगा आपका चिकपी का पेस्ट। कलेटोट्राइकम फैलकेटम ये तो आपका शुगर केन का है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। आप मैच कर लीजिए, फर्स्ट का होगा ई, सेकंड का होगा सी, थर्ड का होगा डी, जबकि आपका फोर्थ का होगा ए एंड फिफ्थ का होगा बी। ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज अ बैक्टीरियल डिजीज, माइकोप्लाज्मा डिजीज, वायरल डिजीज और अ फंगल डिजीज। देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है ना, एक फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है, माइकोप्लाज्मा नहीं है या वायरल नहीं है। फंगस कौन सी करती है, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। और जब भी ये शुगर केन के स्टॉक के अंदर थ्रू वुंड्स और नेचुरल ओपनिंग के थ्रू एंटर करती है एंड वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन होगा, तो ये स्प्रेड करती है वेरी रैपिडली, और आप इसके जो लेजेंस हैं वो आराम से देख सकते हैं। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज अ एग्जांपल ऑफ फंगल डिजीज, ऑप्शन डी। According to binomial nomenclature, the name of an organism includes two names in one of the following orders. Is it species genus, genus species, is it species subspecies or genus variety? देखिए, अकॉर्डिंग टू बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है, जो नेम ऑर्गेनिज्म का होता है, दैट कंटेन्स टू नेम्स, और जिसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ऑफ द नेम दैट इंडिकेट्स द जीनस। हमेशा कैपिटल में फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा और जीनस हमेशा फर्स्ट टर्म होगा, राइट। सेकेंड टर्म जो होगी वो क्या होगी, आपकी स्पीशीज, जो कि स्मॉल लेटर में आएगा। दोनों जब भी प्रिंट किए जाएंगे तो इटैलिक्स में होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल राना टिग्रीना, जो कि हमारा आपका इंडियन टोड्स के लिए है, तो राना जीनस हो गया, टिग्रीना क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। रोजा इंडिका रोज के लिए है, रोजा क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है आपका, इट्स अ स्पीशीज। स्वीट पी, जो मेंडल वाली जो पी है, पाइसम सटाइवम, उसमें क्या है, पाइसम क्या है, जीनस है, सटाइवम क्या है, स्पीशीज है। होमोसेपियंस, हम क्या है, होमो क्या है, जीनस है, और स्पीशीज क्या है, सेपियंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जीनस एंड स्पीशीज। Which of the organelle is called the powerhouse of the cell? That's very easy. माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना जो, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, दैट इज एटीपी। और ये किसके थ्रू करते हैं, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हेंस द ऑर्गेनेल दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज, जो कि रेस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की एनर्जी नीड को सफाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In glycolysis, all that reaction takes place in stroma of mitochondria, cytosol, क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस है ये मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर वी ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, और उसकी वजह से एनर्जी बनाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी या फिर एनर्जी को स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल, दैट इज एनएडीएच। अब ये जितनी भी रिएक्शंस है ग्लाइकोलिसिस की, दे ऑल टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल ऑफ द सेल। तो स्ट्रोमा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रोमा किसका पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का, नॉट द माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो कि स्ट्रोमा जिसे बोलते हैं, वहां पे केल्विन साइकिल होती है, ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। ईआर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। रफ है तो प्रोटीन है और स्मूथ है तो लिपिड है, बट ग्लाइकोलिसिस नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसोल, ऑप्शन बी। Net gain of ATP during anaerobic respiration of glucose is 2, 12, 38 और 6। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो होता है, जिसको इस रिएक्शन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो इनिशियली ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब नाउ वी हैव चॉइस,
अगर ये रिएक्शन एनारोबिक रिएक्शन अगर हमारी मसल्स में हो रही है तो देन वी आर गो फॉलो दिस पाथवे, जिसमें कि C3 रिमेन कंजर्व्ड एज एन C3 लैक्टेट, दो मॉलिक्यूल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल लैक्टेट के बन जाएंगे, राइट। जबकि अगर ये रिएक्शन हम ईस्ट में करवा रहे हैं तो C3 will be converted into C2 with the loss of one carbon dioxide molecule, right? इस पूरे सिनारियो के दौरान कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, तो एनर्जी का वट एवर गेन वी आर गोइंग टू हैव वो इस स्टेज पे होगा जो कि ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, और ग्लाइकोलिसिस के दौरान वी आर हैविंग नेट गेन ऑफ 2 एटीपी, राइट। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज 2 ATP is the net gain of ATP during anaerobic respiration, right? During photosynthesis, oxygen is derived from, is it CO2, is it glyceraldehyde, is it pyruvate acid या फिर water? देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए आप, अब इस प्रोसेस के दौरान लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस यूज करती हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं, इन अ फोटोसिस्टम 2, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो तो फोटोसिस्टम में चैनलाइज कर दिए जाते हैं, राइट, जेड स्कीम में, और जो वाटर से जो ऑक्सीजन निकली है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दी जाती है। पूरी रिएक्शन कहलाती है फोटोलिसिस। तो यानी कि ऑक्सीजन during photosynthesis is coming because of photolysis of water, not from the carbon dioxide, जैसा कि पहले लोग सोचते थे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Rhizobium interacts with legumes for nitrogen fixation as facultative parasites, obligate parasites, symbionts या asymbiont। देखिए ये तो हम सबको पता है, जब जब सिम्बायोसिस की एग्जांपल दिया जाता है तो राइजोबियम दिया जाता है। तो राइजोबियम इंटरेक्ट्स विद लेग्यूम्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एज सिम्बायोंट, और जब भी अटैच करता है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स तो ये नोड्यूल्स बनाता है, और इन्हीं नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की जाती है इनटू अमोनिया। इस प्रोसेस से दोनों को फायदा होता है, प्लांट्स को भी और राइजोबियम को। प्लांट्स को आप नाइट्रोजन दे रहे हैं फॉर ग्रोथ, जबकि बैक्टीरिया इज गेटिंग फोटोसिंथेटिक कार्बन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। दोनों को फायदा है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है सिम्बायोसिस, एंड राइजोबियम इंटरेक्ट विद लेग्यूम्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन एज सिम्बायोंट, ऑप्शन सी। Translocation of carbohydrates takes place through phylum, xylem, pith या endodermis। देखिए जो ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, वो होते हैं फाइलम के थ्रू, ना कि जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू वाटर कंटेंट जाता है, फाइलम के थ्रू सुक्रोज या फिर आपका फूड मटेरियल जाता है। So phylum is the vascular bundle in the plant which is responsible for transport of nutrients, especially the product of photosynthesis from leaf जहाँ पे वो बनते हैं to other parts of the plant जहाँ पे इनकी जरूरत या फिर स्टोरेज होना है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं phylum transport या फिर ट्रांसलोकेशन। तो इस ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। पूसा रूबी is a popular variety of brinjal, citrus, mango और टमाटो। देखिए पूसा रूबी जो है पॉपुलर वैरायटी है टमाटो की, और इट इज नोन फॉर इट्स रेजिस्टेंट टू सर्टेन डिजीजेस, और इसको कल्टीवेट करना बड़ा आसान है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में, और इसीलिए इट इज अ प्रेफर्ड चॉइस अमंग फार्मर्स एंड गार्डनर्स। तो पूसा रूबी किसका एग्जांपल है, टमाटो, ऑप्शन डी। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय एसोसाइटा, फिथोप्थेरा, अल्टरनेरिया सोलेनाई या फिजेरियम सोलेनाई। देखिए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ये एक फंगल डिजीज है, और ये होती है अल्टरनेरिया सोलेनाई से, और ये डिजीज अफेक्ट करती है लीव्स, स्टेम्स एंड ट्यूबर ऑफ द पोटैटो प्लांट्स, और पोटेंशियली रिड्यूस कर देती है यील्ड को, ट्यूबर साइज को, स्टोरेबिलिटी को एंड ओवरऑल क्रॉप क्वालिटी को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनाई। Which of the breeding will be advantageous of the cross pollinated crop? याद रखिए किसके लिए पूछ रहा है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए। इज इट हाइब्रिड ब्रीडिंग, मास पेडिग्री मेथड, मल्टी लाइन वेराइटी या सिंथेटिक वेराइटी? इन दिस केस आंसर क्या होना चाहिए, मास पेडिग्री मेथड्स। मास पेडिग्री मेथड एक्चुअली कंबाइन करता है मास सिलेक्शन एंड पेडिग्री सॉल्यूशंस को। इट बेसिकली इन्वॉल्व करता है सेलेक्टिंग अ इंडिविजुअल प्लांट्स बेस्ड ऑन द फिनोटाइपिक ट्रेट, यानी मास सिलेक्शन, एंड उसको यूज करना एज अ पेरेंट इनटू द पेडिग्री फैमिली प्रोग्राम।
जिसमें कि हम सेलेक्टेड प्लांट को क्रॉस करते हैं एक दूसरे से इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू क्रिएट अ पेडिग्री चार्ट और फैमिली ट्री। यहाँ पे गोल क्या है? यहाँ पे गोल है टू कंबाइन डिजायर्ड ट्रेट्स फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट्स, जबकि हम मेंटेन करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन व्हाइल इंप्रूविंग स्पेसिफिक ट्रेट्स ओवर टाइम। ये जो मेथड है ये काफी एडवांटेजियस है फॉर द क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। हाँ, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस अच्छा है बट कॉस्टली है एंड ऑलवेज नॉट अवेलेबल फॉर और feasible फॉर एवरी क्रॉप और एवरी फार्मर। मल्टी लाइन अप्रोच जो है वो गलत आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए ज्यादा बेटर है। तो इस केस में आंसर होगा मास पेडिग्री मेथड यानी कि ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैम प्लांट? कैम प्लांट क्या होते हैं? कृष्ण एसिड मेटाबॉलिज्म, ये कौन से प्लांट्स में होता है? ये प्लांट्स होते हैं कि स्पेशल एनवायरनमेंट के लिए। कौन से? जो कि एरिड कंडीशन में रहते हैं, यानी कि जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होगा अगर हाई तो प्लांट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द वाटर इन ट्रांसपिरेशन। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ऑलरेडी वेरी लेस है प्लांट के पास, और अगर स्टोमेटा दिन में खोल दिया आपने तो वो वाटर यहां से लूज कर जाएगा, और वाटर अगर लूज हो गया तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। क्या? कि आप CO2 को फिक्स नहीं कर सकते। क्यों? आपने स्टोमेटा क्लोज कर रखे हैं। CO2 इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ सकती है। तो दिन में क्या होता है? दिन में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं सो दैट यू विल नॉट लूज द वाटर, बट रात में यू जस्ट ओपन अप दोज स्टोमेटा जिसके थ्रू CO2 कैन बी कैप्चर्ड। यानी कि आप CO2 को रात में कैप्चर करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मैलिक एसिड में। अब प्रॉब्लम क्या है? आप बेशक कैप्चर कर लीजिए CO2, बट उसकी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है एंड यू हैव टू वेट टिल डे टाइम, जबकि यू विल बी हैविंग एनफ ऑफ सनलाइट, और उसके थ्रू आप क्या कर सकें? फोटोसिंथेसिस कर सकें, और फोटोसिंथेसिस के दौरान यू विल बी क्रिएटिंग क्या? NADH, NADPH और ATP, जो कि केल्विन साइकिल में यूज होंगे। यानी कहने का पर्पज ये है, जो प्रिकर्सर्स हैं केल्विन साइकिल्स के, वो दिन में बनते हैं, पर दिन में आप CO2 को कैप्चर नहीं करते हैं। CO2 कैप्चर होती है रात में, और वो वेट करती है एज एन मैलेट टिल लाइट कम्स बैक। ये एक कैम प्लांट की बेसिक फिजियोलॉजी है। अब आते हैं इनमें से कौन से प्लांट्स जो हैं जो कि कैम प्लांट नहीं है। बेसिकली जो एलोवेरा है, अपोन्शिया है, आइस प्लांट है, ये सब कैम के एग्जाम्पल हैं, पर जो साइप्रस है वो कैम का एग्जाम्पल नहीं है। बेसिकली ये C3 प्लांट है, राइट? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? देखिए, वाटर जो है प्लांट्स लेते हैं थ्रू ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के दौरान होता क्या है? वाटर मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि यहां से सॉइल से, और कहां जाता है? हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यानी रूट सेल्स में, और इसके दौरान सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को वाटर क्रॉस करता है, और यही एक प्राइमरी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वाटर जो है अपटेक किया जाता है प्लांट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स थ्रू ऑस्मोसिस। A DGOV gene, dwarfing gene जो थी, it was introduced in the following cereal crop. Is it wheat? Is it barley? Is it rice? और is it sorghum? देखिए, ये जो DOGO जीन है ना, ये एक ड्वार्फिंग जीन है जो मिलती है किसमें? राइस में। और जब भी ये जीन प्रेजेंट होती है तो राइस प्लांट जो हैं वो एक सेमी ड्वार्फ फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्लांट की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली आधी हो जाती है, 60 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि हाफ है किसके? एक ट्रेडिशनल टॉल वेराइटी के ऑफ राइस। तो यानी कि अगर ये जीन प्रेजेंट होगी तो जो राइस प्लांट है वो आधे हो जाएंगे हाइट में। ये DGOVU जीन जो है, इट हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर राइस, और इसकी वजह से कई सारी जो हमने ई वेराइटीज हैं उनको बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में एक वेराइटी बनी थी ग्वांगचेंग ई, और इसके अंदर एक जीन थी SD1 या फिर IR8, जिसे मिराकल राइस भी बोलते हैं। ये दोनों ही राइस ने एक इंप्रूव्ड राइस यील्ड की है चाइना और दूसरे रीजन में, और ये किसकी वजह से हुआ है? इस जीन की वजह से, दैट इज
जियो वूजन जीन। आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल प्लांट है और इसकी हाइट जो है वो आधी रह गई है। आधी प्लांट की हाइट होगी तो आपको न्यूट्रिएंट्स जो है कम चाहिए, ईल्ड उतनी ही मिलेगी। तो इसका मतलब यू विल बी हैविंग बेटर रिवॉर्डिंग ईल्ड, दैट इज ऑप्शन सी। DNA exchange between two bacterial cells via cytoplasmic bridges is called, that's very easy, it is called as conjugation. So जो प्रोसेस होता है डीएनए एक्सचेंज का बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स वाया साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस लाइक दीज, F पॉजिटिव से F नेगेटिव में, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के अंदर ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट बना है ब्रिज की वजह से, तो जो डोनर आपका बैक्टीरिया है वो अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है, किसको, रिसिपिएंट बैक्टीरिया को। अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए कॉन्जुगेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की जरूरत होती है, राइट। तो ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। A blunt end 4 base cutter restriction enzyme will have probability to cut DNA after every, is it 1056 bases, 16 bases, 256 bases और 16 bases? पहले तो समझिए ब्लंट एंड क्या होते हैं। लेट अस से आपके पास एक कटर है जो कि काटता है किस तरीके से, GC CG, और अगर वो बीच में से काटता है तो आपके जो एंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, GC, एंड दूसरा एंड कैसा बनेगा, CG। ये कहलाएंगे आपके ब्लंट एंड्स, राइट। अब वो जो भी एंड प्रोड्यूस करे वो किस पे डिपेंड करेगा, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4 raised to the power n। n क्या होता है, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ बेस पेयर, आप कितने बेस पेयर यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग रेस्ट्रिक्शन साइट। यहां पर हमने कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट के लिए बेसिस यूज करे हैं, 4। याद रखिए 4 बेस कटर है ये, तो इसका फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, 4 raised to the power 4, दैट मींस ये कितना हो जाएगा, 4 into 4 into 4 into 4, 16 into 16, दैट इज 256। ये 256 बेस पेयर का मतलब क्या है, दैट मींस कोई भी जीनोम अगर हम उसे देंगे तो आफ्टर एवरी 256 बेस पेयर ये कटर उसको काट देगा, राइट। तो यानी कि 256 बेस पेयर के बाद इसको एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मिलेगी ही मिलेगी, दैट मींस ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। In plant cells, the chemical substance most abundantly present in the secondary cell wall is it pectin, lectin, lignin और cellulose? देखिए प्लांट सेल में सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ना, इट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, सेलुलोज भी इसमें है, लिग्निन भी है। सेलुलोज होता है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी के लिए सेल वॉल की, जबकि लिग्निन इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस है सेकेंडरी सेल वॉल में, जो कि एक्ट करता क्या, एज अ बाइंडर फॉर सेलुलोज फाइबर्स, और इसकी वजह से वॉल्स में क्या आती है, रिजिडिटी आती है। तो लिग्निन इज द मोस्ट अबंडेंट सेकेंडरी सेल वॉल में सब्सटेंस है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। Expression of a eukaryotic gene in a prokaryotes require intron, native promoter, bacterial promoter या transcription factors। देखिए टू एक्सप्रेस अ यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोट्स में स्पेशली जो मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बैक्टीरियल प्रमोटर की। ये जो बैक्टीरियल प्रमोटर है ये ट्रांसक्रिप्शन को ड्राइव करता है, पुश करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्यों, क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, वो इसी एरिया को रिकॉग्नाइज करेगा, और वंस इट सिट्स ओवर दिस एरिया देन जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोटिक जीन का वो एफिशिएंटली होगा। तो यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ अ यूकैरियोटिक जीन इन अ प्रोकैरियोट्स रिक्वायर बैक्टीरियल प्रमोटर, ऑप्शन सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। Chromosome doubling in a plant can be done by the treatment with cyclohexamide, colchicine, polyethylene glycol या फिर EMS। देखिए कॉल्चिसिन जो होता है ये कंपाउंड होता है जो कि डिस्टर्ब करता है क्या, किसको, माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को सेल डिवीजन के दौरान, एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स विद अ डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड पॉलीप्लॉइडाइजेशन या फिर क्रोमोसोमल डबलिंग। और ये कॉमनली यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में टू प्रोड्यूस पॉलीप्लॉइड प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे वीट के विच इज हेक्साप्लॉइड। और ये जो पॉलीप्लॉइड प्लांट हैं दे ऑफन एग्जिबिट डिजायर्ड ट्रेट्स सच एज इंक्रीज्ड विगर, साइज, अडेप्टेबिलिटी। बाकी ये केमिकल्स के बारे में बात करें तो साइक्लोहेक्सामाइड जो है वो एक प्रोटीन सिंथेसिस का इनहिबिटर है, जबकि इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS
वो एक केमिकल म्यूटाजन है जो कि यूज किया जाता है पॉइंट म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लांट जीनोम्स में। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल तो बिल्कुल ही अलग है। इट इज यूज्ड इन द प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एज अ फैसिलिटेटर फॉर द अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल्स, बट कभी भी ये क्रोमोसोमल डबलिंग नहीं कराएगा। तो ना तो ही आपका साइक्लोहेक्सामाइड कराएगा, ना फिर आपका पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल कराएगा, ना ईएमएस। colchicine basically used for chromosomal doubling in plant cells, right? So option B has to be the correct answer. Monocots plants can be effectively transformed by Agrobacterium tumefaciens by using PEG, leaf mesophyll cells, mature embryos या फिर एसिटोसिरिंजोल। चलो एक काम करते हैं, पहले एग्रोबैक्टीरियम की जो लाइफ साइकिल है उसको समझते हैं कि वो कैसे इन्फेक्शन करता है और हाउ ही इज एबल टू इंट्रोड्यूस टीआई प्लाज्मिड परमानेंटली इनटू द प्लांट जीनोम। ये होता कैसे है? अगर हम इस साइकिल को ढंग से समझे तो नॉर्मली अगर किसी प्लांट की सेल वॉल में कुछ कट लगा है बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस या फिर मे बी ग्रेजिंग एक्टिविटी या किसी भी रीजन से अगर प्लांट की सेल वॉल में कुछ डिस्टर्बेंस आई है, उसमें कुछ कट लगे हैं, तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिलीज करता है और वो केमिकल्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लेजेंस को या उस कट्स को भरने के लिए। इंटरेस्टिंगली ये जो फिनोलिक्स रिलीज किए गए हैं उन्हीं में से एक फिनोलिक्स होता है आपका एसिटोसिरिंजोल। ये जो फिनोलिक्स है ये कीमो अट्रैक्टेंट होता है किसके लिए? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस के लिए। यानी कि जहां भी ये फिनोलिक्स रिलीज होगा वहां पे एग्रोबैक्टीरियम जो है, जो टॉप सॉइल लेयर में रहता है, वो इसके पास आ जाएगा। फिनोलिक्स बाइंड करता है कुछ विर प्रोटीन से जो कि साइटोसोलिक जो अपर साइड है या सेल की सरफेस पे वो एक्सप्रेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली, यानी हमेशा रहेंगे, ये रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही फिनोलिक्स इस पे बाइंड करता है एसिटोसिरिंजोन, तो देन साइटोसोलिक प्रोटीन्स जो विरजी है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से डाउनस्ट्रीम में आपके बहुत सारा विर ऑपरॉन की जो जीन्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। विर मतलब वायरुलेंस जीन्स। ये वायरुलेंस जीन्स खुद तो नहीं जाएंगी कभी भी प्लांट में, बट रिस्पॉन्सिबल होती हैं टीआई प्लाज्मिड के एक स्पेशल पार्ट को भेजने में, इसके अंदर प्लांट्स में, और ये स्पेशल पार्ट कहलाता है टीडीएनए। यानी टीडीएनए के अंदर जो भी रीजन होंगे, जो भी जीन्स होंगी, वो सब विर जीन्स के प्रोडक्ट्स की वजह से दे विल बी सेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट और वहां पर इनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा क्रोमोसोम में। दे विल परमानेंटली बिकम अ पार्ट। यानी टीडीएनए के अंदर आप कुछ भी रखेंगे, या तो आप रखिए या प्लांट की जो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड ओपाइन की जीन्स हैं वो चली जाती हैं प्लांट्स में। सो दिस वाज द नॉर्मल साइकिल्स of Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens is very effective against the dicots, but monocots, they are generally more recalcitrant for the Agrobacterium mediated transformation. यानी कि मोनोकोट्स में आसान नहीं है ये सब करवाना, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि एसिटोसिरिंजोन जो है वो कल्प्रिट है। डाइकोट्स बड़े आराम से रिलीज करते हैं, मोनोकोट्स में ये नहीं आता। अगर बाय एनी चांस हम इस केमिकल को सिंथेटिकली बना के रिलीज करवाएं मोनोकॉट सेल्स के पास, तो आएगा माइक्रोबैक्टीरिया, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम प्लांट सेल्स के पास। यानी कि अगर हम इस केमिकल को दे दें तो मोनोकॉट सेल्स के पास एग्रोबैक्टीरियम ने आना ही है, और इसकी वजह से आप मोनोकॉट्स के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दो दैट विल बी एट लोअर रेट, बट होगा जरूर। यानी कि मोनोकॉट प्लांट्स can be effectively transformed by Agrobacterium tumefaciens by artificially using acetylsilicyl. Option D has to be the correct answer. Agrobacterium mediated transformation is desirable because of site-specific integration, multiple copies of transgene, सिंगल कॉपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसजीन। अभी आपने एग्रोबैक्टीरियम जो टूमीफेशियन मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन उसको पूरी तरह से पढ़ लिया, नेचर में भी और कैसे हम इसे प्लांट बायोटेक में यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिजायरेबल होता है क्योंकि इट ऑफन रिजल्ट्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ द ट्रांसजीन्स इनटू द प्लांट जीनोम। सिंगल कॉपी होती है। दिस इज बेनिफिशियल, व्हाई? बिकॉज इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ जीन साइलेंसिंग and ensure more stable and predictable expressions of the transgene, यानी जो ट्रांसफर हुई है, compared to the method that may result in multiple gene integrations.
यानी कि नॉर्मल जो मेथड्स हैं उनमें मल्टीपल जीन्स जो कॉपीज हैं वो इंटीग्रेट होती हैं, बट इसके अंदर सिंगल कॉपी ट्रांसफॉर्मेशन होती है विच इज मच बेटर। सो इसके लिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। द प्राइमरी फोटो रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग इज क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम, जेंथोफिल या फिर क्लोरोफिल। देखिए ये तो बहुत आसान है। जो फाइटोक्रोम होते हैं दे आर द प्राइमरी फोटो रिसेप्टर और वो इन्वॉल्व होते हैं फ्लावरिंग को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में। इट इज सेंसिटिव टू रेड एंड फार रेड लाइट, जैसा हमें मालूम है, and they play a key role in regulating various aspects of plant development including the timing of flowering। जब रेड लाइट आएगी तो आपका जो जो इनएक्टिव फॉर्म है पीआर, यानी कि आपका पीआर फॉर्म्स जो है फाइटोक्रोम की वो कन्वर्ट हो जाएगी पीएफआर में, और ये अल्टीमेटली क्या करेगी? ये आपके फ्लावरिंग को कंट्रोल करेगी, राइट। अगर शॉर्ट लाइट होगी तो फिर ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। तो जो प्राइमरी फोटो रिसेप्टर्स हैं जो फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं फाइटोक्रोम, जो कि दो फॉर्म में रहते हैं, पीआर एंड पीएफआर। पीएफआर इज एक्टिव फॉर्म, पीआर इज इनएक्टिव फॉर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेट्राजोलियम टेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग ऑफ, देखिए बायोटेक का एग्जाम हो और ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। टेट्राजोलियम सॉल्ट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर द असेसिंग ऑफ सीड वायबिलिटी। बेसिकली होता क्या है, जो स्टेनिंग लिविंग टिश्यूज होते हैं सीड्स के अंदर, वो जनरली उनके अंदर डिहाइड्रोजनेसिस एंजाइम्स होते हैं, यानी मेटाबॉलिक एंजाइम्स में के नाम पे डिहाइड्रोजनेसिस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये जो एंजाइम है ये किसी न किसी रिडॉक्स रिएक्शन को करते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो टेट्राजोलियम सॉल्ट्स है, वंस यू डू द रिडक्शन ऑफ टेट्राजोलियम क्लोराइड तो ये एक रेड कलर का फॉर्माजन कंपाउंड बनाता है। अब ये रेड कलर का कंपाउंड तभी बन सकता है जब आपके पास डिहाइड्रोजनेज एंजाइम हो, और डिहाइड्रोजनेजेस तभी हो सकते हैं जब आपका जो टिश्यू है वो क्या हो? लाइव हो। तो टेट्राजोलियम से टेस्ट इज अप्लाइड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीड वाइबिलिटी। दैट मींस ऑप्शन ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। सीड वाइबल होगा यानी उसके अंदर एंजाइम काम कर रहे हैं, एंजाइम काम कर रहे हैं, तो आपका टेट्राजोलियम का जो कलर है वो फॉर्माजन बनेगा, रेड कलर के कलर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। डेड सीड में आप जैसे देख सकते हैं कोई कलर चेंज नहीं हुआ है, जबकि वाइबल सीड्स में कलर चेंज हो गया है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। Starch synthesis and storage occurs in glyoxysomes, amyloplast, chloroplast या फिर peroxisomes। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर द प्राइमरी साइट फॉर स्टार्च सिंथेसिस एंड स्टोरेज इन प्लांट सेल्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोप्लास्ट जो है वो लाइट एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज को बनाते हैं। ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर स्टार्च बनता है और स्टोर किया जाता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। अमाइलोप्लास्ट कैन ऑल्सो स्टोर द स्टार्च। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अमाइलोप्लास्ट क्यों नहीं आंसर। अमाइलोप्लास्ट स्टोर तो कर सकते हैं पर बना नहीं सकते। इनिशियल सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही होगी। तो अगर आप सिंथेसिस भी बोल रहे हैं और स्टोरेज भी बोल रहे हैं तो देन ओनली क्लोरोप्लास्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी। which is not true about the double helix of DNA। that's very easy। दो स्ट्रैंड्स एंटीपैरेलल होते हैं जी, होते हैं। द पिच ऑफ द डीएनए, पिच क्या होती है आपका? ये जब आपका एक मेजर ग्रुप से दूसरे मेजर ग्रुप तक, यहां से लेके जो डिस्टेंस है यहां तक का वन कंप्लीट राउंड का, वो आपका 34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये भी ठीक है पिच। द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस 3.4 होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि एक पर कंप्लीट राउंड में 10 बेस पेयर होते हैं और हर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। द डायमीटर ऑफ डबल हेलिक्स इज 10 एंगस्ट्रॉम, नहीं, ये वैल्यू होती है आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। A gene interaction in which a pair of recessive gene at one loci prevents expression of a dominated loci allele at another locus is called as overdominance, epistasis, inbreeding depression और G2E interaction। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा एपिस्टेसिस। बेसिकली इस तरह की इंटरेक्शन में एग्जांपल क्या है? ये रिवर्स एपिस्टेसिस का। रिवर्स एपिस्टेसिस में क्या होता है? एक पेयर ऑफ रिसेसिव एलील्स, मान लीजिए ये, सो दे आर प्रेजेंट एट एल्सवेयर but they can mask or prevent the expression of a dominant allele। ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन जो है ये मास्क कर देगी कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी का। अगर ये जीन नहीं है स्मॉल ई, तो देन आपका कलर आप देखिए अलग अलग आ रहे हैं।
यानी कि जब भी स्मॉल ही होगा तो जो डॉग का स्किन कोट है वो आपका, चाहे आपका स्मॉल बी हो, रिसेसिव ट्रेट हो या डोमिनेंट ट्रेट हो, कलर हमेशा येलो आएगा। बट अगर आपका ये जो रिसेसिव एलील है ये अगर नहीं है, दैट मीन स्मॉल नहीं है, तो आपका स्मॉल बी जो है ब्राउन आएगा, जबकि कैपिटल बी और कैपिटल बी जो है ब्लैक आएगा। ये जनरल केस दिखता है आपको जो लैब्राडोर रिट्रीवर्स होते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर्स कब येलो होंगे, कब ब्राउन होंगे, कब ब्लैक होंगे? तो ब्लैक कब होंगे? जब उनके अंदर रिसेसिव एपिस्टेसिस नहीं होगी एंड डोमिनेंट स्किन कोट की जीन्स होगी। ब्राउन कब होंगे? जब रिसेसिव एपिस्टेसिस नहीं होगी एंड रिसेसिव जीन्स होगी स्किन कोट की। बट कब वो येलो या फिर आपके ऑरेंज कलर के होंगे, आप कह सकते हैं गोल्डन कलर के होंगे। कब होंगे? जब आप रिसेसिव एपिस्टेसिस है। जब रिसेसिव एपिस्टेसिस हो गई तो चाहे आप रिसेसिव बीबी हो या फिर आप डोमिनेंट हो, उनका कलर नहीं आएगा। So this is an example of recessive epistasis. Option B has to be the correct answer. For most plant species, the effective temperature range for vernalization is, पहले vernalization समझिए। vernalization क्या होता है? It is a process by which plants are induced to flower after exposure to long period of cold winter condition. Remember cold winter condition. और ये क्यों किया जाता है? सो दैट दिस टेम्परेचर विच इज -10 to 9 डिग्री, ये क्रूशियल होता है टेम्परेचर इन प्लांट्स के लिए फ्रॉम ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव फेज टू फ्लावरिंग स्टेज। फॉर एग्जांपल बाइनियल प्लांट्स लाइक कैबेज, इन दे आर ऑब्लिगेट वर्नलाइजेशन, यानी कि कैबेज को वर्नलाइजेशन करना ही करना जरूरी है। आपको उसको एक्सपोज करना पड़ेगा -10 से 9 डिग्री तक। आपको उसको कोल्ड विंटर कंडीशन देनी पड़ेगी। विंटर जो एनुअल ट्रिटिकाले है ये फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन को ऑब्टेन करता है, यानी कि अगर आप देते हैं तो यील्ड अच्छी आएगी। तो यानी कि कई सारी प्लांट स्पीशीज में जो वर्नलाइजेशन के लिए जो टेम्परेचर होता है वो -10 से 9 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या ले लेंगे? ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से हम ले लेंगे -1 डिग्री टू 9 डिग्री। दैट मींस ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। A mutation that causes premature termination of protein synthesis due to a substitution error is known as, is it missense mutation, nonsense mutation, frame shift mutation या फिर point mutation? देखिए होता क्या है जनरली, अगर आपका डीएनए में, यानी कि आपका नॉर्मली टीटीसी जो डीएनए है वो आपका लाइसिन को अगर कोड करता है और इसके अंदर आप कुछ ऐसा म्यूटेशन करते हैं, लेट्स से थर्ड पोजीशन पे आपने थाइमीन लगा दिया, उसकी वजह से म्यूटेशन तो हुआ पॉइंट म्यूटेशन, बट आपके प्रोटीन एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं आया, आपका अमाइनो एसिड सेम कोड हो रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइलेंट म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशंस में क्या होता है कि आपने जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो गए, तो उनको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशंस। बट अगर आपने कुछ ऐसा चेंज किया है जिसकी वजह से प्रोटीन, एक जो कोडिंग आपका कोड था, जेनेटिक कोडॉन था, वो एक स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट अगर हो जाता है मान लीजिए, तो देन उस टाइम पे क्या होगा? लेट अस से यहां पे एक प्रोटीन था, यहां पर आपका म्यूटेशन हुआ और इसकी वजह से नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड टू अ स्टॉप कोडॉन। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस विल फॉलो अप टू हियर, रेस्ट जो डीएनए की जो लैंग्वेज है वो तो प्रोटीन में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। तो प्रोटीन जो भी बनेगा वो आपका कैसा होगा? ओरिजिनल प्रोटीन के मुकाबले शॉर्ट होगा, फ्रेगमेंटेड होगा या फिर ट्रंकेटेड होगा, कम बनेगा। और इसीलिए इस तरह के म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। एक ऐसा म्यूटेशन जिसकी वजह से प्रोटीन हैज बीन नॉनसेंसली ट्रंकेटेड हो गया, खराब हो गया, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। The situation where an egg cell developed into an embryo without fertilization is called parthenogenesis, parthenocarpy, diplospore या फिर apogamy। देखिए होता क्या है? The process where an egg cell develop into an embryo without fertilization, वो एग्जाम्पल होता है आपका किसका? पार्थिनोजेनेसिस का, राइट। और इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल गैमेट जो होते हैं यानी एग सेल जो होते हैं, दे गिव राइज टू एन इंडिविजुअल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
मेल गैमेट्स। याद करिए हनी बी में इस तरह का केस होता है, स्पर्म सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Selfing reduces heterozygosity in each generation by the factor. Is it 1/4, 1/16, 1/2 or 1/8? देखिए सेल्फिंग या सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज करता है अपने ही एग को अपने ही पॉलन ग्रेन से। अब अगर सेल्फिंग हो रही है तो ऑब्वियसली कोई बाहर से मेटिंग करने के लिए नहीं आएगा, और मेटिंग करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा तो नई डीएनए लैंग्वेज नहीं आएगी टू कंट्रीब्यूट द वेरिएशंस, और इसीलिए इट विल एलिमिनेट, सेल्फिंग विल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल। अब अगर ये प्रोसेस हो रहा है क्वांटिटेटिव, तो ये रिडक्शन इन हेटेरोजाइगोसिटी है जो कि सेल्फिंग की वजह से आ रही है, इसको हम क्वांटिटेट भी कर सकते हैं, और क्वांटिटेट कर सकते हैं बाय अ फैक्टर जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग कोफिशिएंट। जो इनब्रीडिंग कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल F इज इक्वल टू 1/2n। 2n में n क्या है? इट इज द नंबर ऑफ जनरेशन जिसके अंदर सेल्फिंग हो रही है। क्वेश्चन में हमें बोला है हर जनरेशन में, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर इसे हम फॉर्मूले में डालेंगे तो जो f है, यानी सेल्फिंग की वजह से कितना इनब्रीडिंग कोफिशिएंट हो रहा है, कितना हमारी जो सेल्फिंग रिड्यूस कर रही है हेटेरोजाइगोसिटी को, वो निकल आएगी विच इज क्लोज टू 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। हेटेरोसिस कैन बी फिक्स्ड बाय माइक्रोप्रोपगेशन, एपोमिक्सिस, बैलेंस लीथल सिस्टम या फिर ऑल ऑफ दीज। हेटेरोसिस जिसको हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं, ये एक सुपीरियरिटी होती है F1 हाइब्रिड की ओवर देयर पेरेंट्स। या तो हो सकता है ट्रेड्स लाइक अडेप्टेशन में हो, यील्ड में हो, डिजीज रेजिस्टेंस में हो, यानी किसी भी तरीके से जो पेरेंट्स हैं, लेट अस से ये फीमेल है और ये मेल है, इनके क्रॉस से जो बच्चा पैदा हुआ है F1, उसमें दोनों के ट्रेट हैं, फीमेल का भी है मेल का भी है, और इसकी वजह से अगर F1 इज मोर सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स तो उसको हम हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहेंगे, और इसको हम फिक्स कर सकते हैं थ्रू सेवरल मेथड। फॉर एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर मैं F1 को ले लूं और इसी का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता चला जाऊं तो हमने क्या करा? हाइब्रिड विगर को फिक्स कर दिया। एपोमिक्सिस में भी हम सेम काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं एम्ब्रियो का फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। बैलेंस लीथल सिस्टम में वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम हेटेरोजाइगोसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं लीथल जीन कॉम्बिनेशंस को। पॉलीप्लॉइडी को भी, यानी क्रोमोसोमल डबलिंग को भी हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली इन इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनिक हाइब्रिड्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हेटेरोसिस को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? माइक्रो प्रोपोगेशन भी यूज हो सकता है, एपोमिक्सिस भी यूज हो सकता है, बैलेंस लीथल सिस्टम भी यूज हो सकता है, एंड सभी चीज यूज हो सकती है। तो आंसर क्या बनेगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। हमने इस वीडियो में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आने वाले टाइम में 2-3 और वीडियो आएंगे जिसमें और हम डिफरेंट डोमेन को टच करेंगे, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इस वीडियो में हमने ज्यादातर प्लांट बायोटेक या इससे रिलेटेड अलाइड एरियाज को हमने टच किया था। आप इन क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। डेफिनेटली आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन के लिए हेल्प हो जाएगी। आपको क्या करना है? आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन्स को हिट करना है, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। ना केवल हम एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करते हैं, बट आगे आने वाले टाइम में आपको जो फेलोशिप एग्जाम्स हैं उनके लिए भी वीडियो मिलेंगे। तो आपके ना केवल पीजी के एग्जाम्स के लिए, बट आने वाले पोस्ट पीजी एग्जाम्स हैं उनके लिए भी आपको हेल्प होगी। तो इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और लार्ज नंबर में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।